क्लास का सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं पिछले लेसन की, जो हमने पालमपुर गांव की कहानी पढ़ा था। उसमें हमने उत्पादन के कारकों के बारे में बात की थी। उत्पादन के 3 विभिन्न कारक थे: भूमि, श्रम और पूंजी। बिना पूंजी के, बिना मानव के, भूमि और श्रम दोनों ही बेकार थे। अब इस पूंजी को हमने आगे 3 भागों में डिवाइड किया था: स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी और मानव। स्थायी पूंजी में हमारे मशीनें, ट्रैक्टर आदि आते थे। कार्यशील पूंजी में हमारा कच्चा माल और नगद मुद्रा आती थी। और थर्ड था मानव, यानी कि इन सभी प्रकार की पूंजी का प्रयोग करने वाला। अगर मानव इन चीज़ों का उपयोग नहीं करता है, इन्हें उपयोग योग्य नहीं बनाता है, तो भूमि भी हमारे लिए बेकार है, श्रम भी हमारे लिए बेकार है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हुआ? मानव। अब ये मानव किस प्रकार पूंजी की तरह काम करता है, मानव पूंजी कैसे निवेश होती है, किस प्रकार ये निर्माण होता है, यही हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इस लेसन में हम और भी बहुत सी बातें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगारी के बारे में। तो अभी शुरुआत करते हैं मानव पूंजी से। वो लोग जिनके अंदर काम करने की क्षमता हो, जो अपने कौशल और ज्ञान का प्रयोग करके उत्पादन करने की क्षमता रखते हों, मानव पूंजी में शामिल होते हैं। ये लोग राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी करते हैं। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग जो किसी काम को करके कोई उत्पादन करते हैं अपने ज्ञान और कौशल के जरिए, अपनी योग्यता के जरिए, और फिर देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं, वो क्या होते हैं? मानव पूंजी। एक बड़ी जनसंख्या देश के लिए दायित्व तब होती है जब वो अशिक्षित हो, अस्वास्थ्यकर हो, किसी कार्य में योगदान ना देती हो, केवल जनसंख्या जो है देश पर भार बन जाए। लेकिन अगर यही जनसंख्या जो है पढ़ी लिखी हो और देश के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हो, तो वही जनसंख्या जो है देश के लिए परिसंपत्ति भी बन जाती है। तो अब हम बात करते हैं मानव पूंजी में निवेश की। मानव पूंजी में निवेश यानी कि मानव पूंजी में इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा। लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। अब इस बात को हम एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। 2 मित्र हैं, विलास और सकल। दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। विलास 11 साल का है, सकल 12 साल का है। सकल के पिता बूटा सिंह उसे अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा, क्योंकि उसे उसका खान पान अच्छा है, उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है और बीमार भी कम पड़ता है। जब उसकी शिक्षा पर निवेश होता है, खर्च होता है, वो शहर जाकर पढ़ता है, तो एक कंप्यूटर धारक बन जाता है, कंप्यूटर डिग्री धारक बन जाता है और एक अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिल जाती है। फिर वो देश की आय में वृद्धि करता है। वहीं दूसरी तरफ विलास है, जिसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। उसकी माँ जो है वो, उसके पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है। माँ ज़मींदार के तालाब से मछलियाँ पकड़ करके बेचती है। 20-30 रुपया रोज़ वो कमा लेती है। तो विलास को वो अच्छा जीवन नहीं दिला पाती, ना ही वो अच्छी शिक्षा दिलवा पाती है। और फिर विलास जो है गठिया का रोगी भी बन जाता है। जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो विलास को भी अपनी माँ वाला काम ही करना पड़ता है। वो भी जो है ज़मींदार के तालाब से मछलियाँ पकड़ता है और उन्हें बेच करके अपना गुजारा करता है। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा किस प्रकार एक ही गांव में रहने वाले 2 बच्चे, जिन पर एक पर शिक्षा पर खर्च किया गया, इन्वेस्ट किया गया, दूसरे पर उसकी शिक्षा पर खर्च नहीं किया गया, तो ना उसे अच्छा स्वास्थ्य मिला, ना ही उसे अच्छी शिक्षा मिली, और दोनों के जीवन में भी कितना अंतर है। तो अभी आपने देखा कि क्यों आपके माता पिता आपको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको बार बार कहते हैं पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। वो क्यों कहते हैं? रीज़न यही है कि अगर आज आप पढ़ लेते हो, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हो, तो आगे चलकर आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाओगे, एक अच्छा व्यवसाय कर पाओगे, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दोगे। तो आप देश की आय में वृद्धि के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी अच्छा बना लोगे। अगर आप नहीं पढ़ते हो, आपको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, तो होता क्या है? आप भी विलास की तरह जो है एक अच्छा जीवन नहीं जी पाओगे। तो यहाँ आपने देखा कि क्यों आपके पेरेंट्स जो है आपकी शिक्षा पर निवेश करते हैं। जो शिक्षित माता पिता होते हैं वो शिक्षा के महत्व को अधिक समझते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाने की कोशिश करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को जानते हैं। वहीं दूसरे जो अशिक्षित माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे की शिक्षा पर उतना खर्च नहीं कर पाते हैं, उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वहीं जो है एक प्रकार के दुष्चक्र का निर्माण वो कर लेते हैं। तो अब आगे हम करते हैं आर्थिक क्रियाएं। वे क्रियाकलाप
जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब मैं इन तीनों क्षेत्रकों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? ये वे क्षेत्रक है जहाँ पर चीज़ें हमें सीधी प्राकृतिक तौर पर मिलती हैं, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन। वहीं दूसरा द्वितीयक क्षेत्र में होता है विनिर्माण, यानी कि जो चीज़ें हमें प्राथमिक क्षेत्रकों से प्राप्त हो रही है उनका हम पुनः निर्माण करते हैं, उन्हें दोबारा से मॉडिफाई करते हैं। ऐसा कब कहाँ होता है? उद्योगों में होता है। थर्ड की बात हम करें तो तृतीयक क्षेत्र में होता क्या है? यहाँ पर किसी वस्तु का कोई उत्पादन नहीं होता, यहाँ केवल सेवाओं का सृजन होता है। सेवाओं से अगर देखें तो हम इसमें आती है हमारी शिक्षा, परिवहन, बीमा, बैंकिंग आदि। इनमें कभी किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होता, ये केवल पहले दो क्षेत्रकों को सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। अब बाजार क्रियाएं क्या होती हैं? इन क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक या भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। अब वो काम जिनके बदले आपको वेतन मिलता है, भुगतान मिलता है, वो सारी किस्में आती हैं बाजार क्रियाओं में। इनमें आपकी सरकारी नौकरी भी हो सकती है, या आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हो, या आपने कोई छोटा मोटा काम शुरू किया, यानी कि जिन चीज़ों के बदले आपको पैसा मिल रहा है वो सारी क्रियाएं हमारी किस्में आती हैं बाजार क्रियाओं में। वहीं अगर हम बात करें गैर बाजार क्रियाओं की, तो गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, इन्हें अपने काम के बदले वेतन नहीं मिलता। अब सबसे अच्छा बढ़िया इसका एग्जाम्पल है आपकी मम्मी। आप देखते हो आपकी मम्मी घर में पूरा दिन लगी रहती हैं, कभी कोई काम करती हैं, कभी आपके लिए खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, पूरा दिन सुबह से शाम तक वो काम में लगी रहती हैं। वहीं आपके पिता जो हैं वो कुछ घंटे बाहर काम करके आते हैं, तो क्या आपकी माँ ने काम नहीं किया? जबकि आपकी माँ आपके पिता से ज़्यादा काम करती है, लेकिन उनकी क्रियाओं को बाजार क्रियाओं में शामिल नहीं किया जाता। रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पिता जो बाहर काम करके आ रहे हैं, जो नौकरी करके आ रहे हैं, उनके बदले उन्हें मिलता है भुगतान, पारिश्रमिक या फिर वेतन। जबकि आपकी माँ को अपने काम के बदले कोई वेतन नहीं मिलता। ये अलग बात है कि पापा कमा के लाके मम्मी को देते हैं। तो अब हम देखते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता। अब जनसंख्या की क्वालिटी जो है उसमें क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य है। जो सबसे महत्वपूर्ण दो पहलू हैं वो कौन से हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य है। अब निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। अब निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या, इसका मतलब कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो किसी काम में शामिल नहीं हो पाते हैं, देश की राष्ट्रीय में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। और वहीं अस्वस्थ लोग क्या होते हैं कि वो भी जनसंख्या जो है देश पर बोझ होती है। कैसे कि वो अस्वस्थ होते हैं, वो किसी काम को कर नहीं पाएंगे और केवल देश पर बोझ बन जाएंगे। देश और परिवार दोनों पर ही बोझ बनते हैं। जबकि साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या क्या होती है? देश के लिए परिसंपत्तियाँ होती हैं। मीन्स कि पढ़े लिखे लोग और जो स्वस्थ लोग जो होते हैं वो देश के आय में वृद्धि करते हैं, देश के विकास में सहयोग देते हैं, इसलिए वो देश के लिए क्या होती हैं? परिसंपत्तियाँ होती हैं। शिक्षा राष्ट्रीय आय और संस्कृति में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। सरकार द्वारा जो है शिक्षा पर बहुत ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। सरकार जो जो कार्य कर रही है शिक्षा पर, एक बार उन पर नज़र डालते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं ताकि देश के अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय सरकार ने खोले हैं, हर जिले में नवोदय विद्यालय खोले हैं। बजट में शिक्षा पर पहले से अधिक खर्च किया जाता है। तो बच्चों, क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में भी आता है कि सरकार द्वारा किए गए शिक्षा के विषय पर कार्य जो हैं वो कौन कौन से हैं, और सरकार किस प्रकार देश की जनता को शिक्षित बनाने के लिए कार्य कर रही है सरकार। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। हालांकि बात यह है कि जितने भी सरकार अभी कार्य करे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मीन्स कि उन पर पूरा जो है उनका पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, या फिर देश को उन पर किए गए खर्च का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है शिक्षा पर। तो अभी बहुत सारी जनसंख्या हमारी ऐसी है जो अभी अशिक्षित है।
अब हम बात करते हैं दूसरे मुख्य पहलू पर, स्वास्थ्य पर। अब ये तो आपको पता है, अगर आप स्वस्थ हैं तो कोई आपको नौकरी पर रखेगा। कोई भी फर्म है, कोई भी उद्योग है, वो चाहता है उसमें के जो वर्कर, जो काम करने वाले लोग हैं, वो स्वस्थ रहें। अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वो उत्पादन में अधिक सहयोग देगा। किसी भी बीमार व्यक्ति को कोई भी संस्था अपने यहाँ काम पर रखना नहीं चाहती है, क्योंकि वह व्यक्ति उन्हें अधिक लाभ कमाकर नहीं दे पाएगा। आजकल ऐसी बहुत सारी फर्म्स हैं जो पहले ही मेडिकल सर्टिफिकेट लेती हैं नौकरी देने से पहले। वो सिर्फ इसलिए कि वो आपके स्वास्थ्य की जांच करना चाहती हैं, ये पता करना चाहती हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं और उनके लिए आप कितना सहयोग दे सकते हो, उनके लाभ में कितना ज़्यादा सहयोग दे पाओगे। तो आज इसी सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। स्वस्थ जनसंख्या देश के विकास में सहायक है। स्वस्थ जनसंख्या अधिक उत्पादनशील है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाती है। तो हमारी जो सरकार है वो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा खर्च करती है। सरकार जो जो कार्य करे उनमें से है, अनेक अस्पताल खोले गए हैं, इनमें लोगों का फ्री इलाज होता है। मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, करीबन 181 मेडिकल कॉलेज है, जिनमें 81 तो आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन्हीं में हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार सरकार जो है स्वास्थ्य पर कितना अधिक ध्यान देती है। अभी आप देख रहे हो जो कोरोना वाली महामारी फैल रही है, इसमें कितने लोगों का फ्री इलाज किया जा रहा है, कितने लोगों के लिए अब सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है, कितने लोगों का वो रोज़ टेस्ट करा रही हैं, ताकि हमारे देश की जनसंख्या इस महामारी से बच सके, हमारे देश के लोग स्वस्थ रह सके। क्योंकि अगर लोग स्वस्थ होंगे तभी वो देश की आर्थिक व्यवस्थाओं में सहयोग दे पाएंगे, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर पाएंगे, क्योंकि एक स्वस्थ जनसंख्या ही देश के लिए लाभकारी होती है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, बेरोजगारी। बच्चों, बेरोजगारी होती क्या है? एक तो वो लोग जो काम करना ही नहीं चाहते, जिनका मन ही नहीं करता काम करने का, या जो आलसी लोग होते हैं, उन्हें हम बेरोजगारी में शामिल नहीं करते। वास्तव में बेरोजगार लोग वो कौन होते हैं कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार ना पा सकें। इसका मतलब ये है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर योग्यताएं भी हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है, तो उस समय देश की जनता बेरोजगार कही जाती है। जो 15 से 59 साल की उम्र के लोग हैं, उन्हें हम अर्जक जनसंख्या में काउंट करते हैं। अब होता कि 0 से जो 14 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उन्हें हम उस आयु वर्ग के बच्चों को हम आश्रित, और जो 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग होते हैं उन्हें भी हम आश्रित जनसंख्या में काउंट करते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं खुद नहीं कमा पाएंगे। ये केवल 15 से 59 साल की उम्र के लोगों पर आश्रित होते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा आयु वर्ग है वो है 15 से 59 साल, जो कि देश के उत्पादन में और देश की आय में वृद्धि करता है। तो ये है हमारी अर्जक जनसंख्या। अब हम बात करेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है वो 3 प्रकार की होती है: मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कौन सी होती है कि यह तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं, इन्हें बुआई, कटाई आदि के समय काम मिलता है। हमने देखा कि मौसमी बेरोजगारी में होता क्या है कि ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कृषि क्षेत्र में होता है, जब बुआई होती है, निराई होती है, कटाई होती है, उस समय अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, बाकी समय कृषि कार्य में अधिक लोगों की ज़रूरत नहीं होती। तो जो लोग इस तरह के कामों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें उन्हीं महीनों में ज़्यादा काम मिलता है जब बुआई होती है, निराई होती है, कटाई होती है, और बाकी के कुछ महीने ये लोग बेरोज़गार रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर प्रश्न भी पेपर में आता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग काम करते हुए प्रतीत तो होते हैं, लेकिन वास्तव में वो काम करते नहीं है, या फिर उनके काम को गिना नहीं जाता, या फिर उनके द्वारा किए गए काम से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत कामों में लोग लगे परिजनों में होता है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे कि मैंने देखो इसमें बनाया है खेत। अब एक खेत है, इसमें हमें 5 लोग की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर लगे हुए हैं 8 लोग। अब ये 8 लोग, अगर इनमें से 3 लोग क्या हैं अतिरिक्त है, ये 5 लोग आराम से खेती के सारे कार्य पूरे वर्ष भर कर सकते हैं। ये जो अतिरिक्त 3 लोग हैं,
ये लोग अगर इस खेती में ना भी काम करें तो भी खेत में उतनी ही उपज पैदा होगी, उतना ही लाभ होगा। तो ये 3 लोग हमारे क्या हुए, प्रच्छन्न हुए, मीन्स छुपे हुए लोग हुए, यानी कि जो देखने में तो बेरोजगार नजर नहीं आ रहे, लेकिन वास्तव में क्या है, ये 3 लोग अतिरिक्त लोग जो है क्या होते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी में शामिल होते हैं। अब अगर ये 3 अतिरिक्त लोग अगर बाहर कोई काम करते हैं, खेती के अलावा कोई काम करते हैं, तो ये लोग अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो छुपे हुए होते हैं, मीन्स जो प्रच्छन्न होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगार, और इस तरह की बेरोजगारी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब हम बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी, जो कि विशेषतः कहाँ पाई जाती है बच्चों, शहरों में। क्योंकि आजकल शिक्षा का कितना विस्तार हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास उतनी नौकरियां, उतने व्यवसाय इन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो, शिक्षित बेरोजगारी में यह मुख्यतः शहरों में एक सामान्य परिघटना में इनकी आमतौर पर पाई जाती है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी कि जिन्होंने मैट्रिक की है या फिर जिन्होंने BCom, BA, MA, MCom, MA किया है, ऐसे लोग जो हैं वो रोज़गार पाने में असमर्थ होते हैं। अब होता क्या है कि आप अगर कोई फॉर्म निकलते हैं किसी नौकरी के लिए, तो उसमें होता क्या है कि जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त हैं लेकिन फिर भी वो एक छोटे काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आगे कोई काम नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो लोग, अब आप देखते हो, अगर एक चपड़ासी की नौकरी के फॉर्म निकलते हैं तो उसमें भी आप देखते हो स्नातक या उससे भी ऊपर MCom, MA तक के लोग जो है फॉर्म भर देते हैं सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए। तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो शहरों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी के प्रभाव की। अब इससे हो क्या रहा है, शहरों में आमतौर पर देखते हो कि लोग जो हैं बेरोजगारी के कारण मानसिक तनाव में आ जाते हैं। इससे क्या होता है, मानव शक्ति नष्ट होती है, ये लोग अपने आप को बेकार समझने लगते हैं और परिवार पर क्या बनते हैं, बोझ बन जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपने लायक काम तो मिल नहीं पाता। जितनी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है उस प्रकार की नौकरी अगर ये नहीं कर पाते हैं तो ये जो है परिवार पर क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। अगर वहीं इन्हें अगर नौकरी मिल जाए तो ये परिवार को आय में सहयोग दे सकते हैं। अगर इन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो ये अपने परिवार पर क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं और दूसरों पर निर्भर होते हैं, जिससे विकास स्तर क्या होता है, निम्न हो जाता है। यानी कि इनकी योग्यता जो है, मान लीजिए कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो देश की राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि कर सकता है, अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकता है, लेकिन अगर उसे उसके लायक कोई उचित नौकरी नहीं मिलती है तो उससे क्या होता है, देश उसकी लाभ नहीं उठा पाता है और इससे देश का विकास भी क्या होता है, निम्न होता है। आपराधिक मामलों में संलग्न होते हैं, यानी कि जो लोग अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने लायक काम नहीं मिल पाता है, बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिल पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपराधिक मामलों में यानी क्राइम्स में जो है वो संलग्न हो जाते हैं, यानी छोटे मोटे अपराध वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैसा तो चाहिए परिवार चलाने के लिए। और क्या, मानसिक रोगों से, यानी कि ये लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति है अगर उस पढ़ लिख गया है, अच्छा पढ़ लिख गया है, लेकिन उससे बार बार प्रयास करने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती है, या फिर वो किसी ऐसे काम को करना लग जाता है जिसमें उसकी योग्यता पूरी तरह से काम नहीं कर पाती है, या वो अपनी फील्ड से हटकर काम करता है, तो ऐसे लोग भी धीरे धीरे मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, जितना अच्छे से वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है बेरोजगारी का ही। तो बच्चों, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।